साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि पूर्व सत्रों में कक्षा 11 और 12 में पुस्तक चलती थी, का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का उद्भव व विकास के अंतर्गत कुछ जानकारियां प्राप्त की थी, जिसमें हमने जाना था कि हिंदी का उद्भव संस्कृत, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलन में थी। उसके पश्चात पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक चलन में थी, और प्राकृत भाषा पहली सदी से 500 ईस्वी तक चलन में थी, और इसके पश्चात अपभ्रंश और अवहट्ठ से हिंदी का विकास होता है। यह जानकारी पिछले वीडियो में हमने प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे का अध्ययन करते हैं कि कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं आती हैं और उन उपभाषाओं की बोलियां कौन कौन सी हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, और उनसे संबंधित यदि कोई मुख्य रचनाकार है तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपभ्रंश अथवा सौरसेनी अपभ्रंश, यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश की बात कही गई है। पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। अपभ्रंश इन रूपों में धीरे धीरे प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है। तो हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से माना गया है, तो ये सारे अपभ्रंश हिंदी का ही हिस्सा है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है क्रमशः इस प्रकार है: सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इस वीडियो में हम सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियों पर बात करने वाले हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं हैं वे 5 है, और जिनमें पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी पहाड़ी और पांचवी बिहारी उपभाषा है। इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां इस प्रकार है: पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी बोली भी है, ब्रजभाषा और बुंदेली, हरियाणवी, जिसका अन्य नाम बांगरू है, और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां शामिल है। इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित है। तो हम इन सभी का बिंदुवार अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली की बात करेंगे। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। तो पश्चिमी हिंदी में जो पहला स्थान है वो खड़ी बोली का है, यह मुख्य बात है। इसमें हम जहाँ जहाँ प्रश्न बन रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप जहाँ जहाँ प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पर थोड़ा गंभीरता से इस वीडियो को देखें।
प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम है कौरवी। कारण बताया हुआ है कि प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरवों का शासन था, इस कारण इस बोली को कौरवी बोली भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बहुप्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं हुई हैं। तो इसके क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद और सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है खड़ी बोली। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए हैं। अब मध्यकाल के पश्चात में इसमें अरबी और फारसी के शब्द भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं और यह हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन सकता है कि हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाने वाली बोली कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खड़ी बोली है। विकल्प आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, खड़ी बोली की जगह कौरवी बोली भी लिखा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाने वाली जो बोली है वह खड़ी बोली या कौरवी बोली है। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है, यानी कि संस्कृत भाषा की अधिकता है इसमें। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। तो हिंदी की सबसे निकट की बोली खड़ी बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि ठेठ हिंदी की के सबसे निकट बोली कौन सी है, कौरवी या खड़ी बोली। यह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य किस बोली में है, तो वह भी उसका उत्तर है खड़ी बोली। और प्रश्न यहाँ पर भी बन रहा है कि वर्तमान में हिंदी काव्य किस बोली में लिखा जा रहा है, तो उसका उत्तर भी है खड़ी बोली। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। अगली बोली है हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। कारण बता दिया है। यह चंडीगढ़ के आसपास इसका क्षेत्र हमें ध्यान रखना है। पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया है, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणवी का अन्य नाम है बांगरू और ग्रामीण क्षेत्र में इसे बांगरू कहा जाता है हरियाणा के क्षेत्र में। अगली बोली है कन्नौजी। कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। तो कन्नौज प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसे कन्नौजी बोली कहते हैं। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वह है कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इससे कन्नौजी भी कहते हैं। तो कन्नौजी कहने का जो कारण है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस क्षेत्र में कान्य कुब्जी ब्राह्मण रहते थे और उनका बाहुल्य था, इस कारण इस क्षेत्र की जो बोली है उसे कन्नौजी कहते हैं। तो हमने क्षेत्र जान लिया, कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई के आसपास। और कन्नौजी बोली नाम क्यों पड़ा वह भी कारण जान लिया। अगली बोली है ब्रज भाषा। ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा क्यों कहते हैं, कारण बता दिया आपको। क्योंकि ब्रजमंडल जो है मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली है। यह ब्रजमंडल के अंतर्गत मथुरा वृंदावन आते हैं
और वहां की प्रमुख बोली है ब्रज। सौरसैनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है। तो आपसे, हालांकि ये जो प्रश्न है वह जो नेट की परीक्षाएं हैं या कहें फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा सकता है। सौरसैनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप ब्रज भाषा में झलकता है, क्योंकि सूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि सूरसेन प्रदेश की प्रमुख बोली कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार इस प्रकार है: आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर। इनके आसपास का जो क्षेत्र है वह ब्रज भाषा का क्षेत्र है। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहुप्रचलित है। अब इनके जो प्रमुख कवि हैं ब्रज भाषा के, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, धनानंद, पद्माकर देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रज भाषा से मंडित है। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई है। तो इसके साहित्यकारों का भी ध्यान रखना है। इन्होंने अपना जो साहित्य है वो ब्रज बोली में, ब्रज भाषा में लिखा है। अगली बोली है बुंदेली। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो इस प्रकार है: ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद व हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र। बुंदेली में लिखी गई आला खंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आला खंड है वह बुंदेली में लिखा गया है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है यह। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आल्हा की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसकी जो शैली है बुंदेली की वह ओजस्वी शैली है, जिसका प्रयोग आल्हा खंड में किया गया है। अगली बोली है अवधी। पूर्वी हिंदी की, ध्यान रखना है, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि पहला स्थान किसका है, अवधी का पूर्वी हिंदी में। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस कृति की भाषा कौन सी है, तो अवधी भाषा है इसकी। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध कवि है तुलसी और जायसी, जिन्होंने अवधी भाषा में अपना साहित्य रचा। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं। तो सूफी साहित्य है वह अवधी भाषा में रचा गया है। कौन कौन सी कृतियां हैं उनके बारे में भी बताया गया है। मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और जायसी की पद्मावत, ये रचनाएं अवधी में रची गई है। तो ये थी अवधी बोली। अगली है बघेली। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। तो बघेल खंड में बोली जाने वाली बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्व हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसका क्षेत्र है रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में यह बोली जाती है। और कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक
उपबोली मानते हैं। कुछ लोग इसे अवधी की उपबोली मानते हैं, हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं मानते हैं। तो यह प्रश्न है वह परीक्षा में आने योग्य नहीं है, फिर भी हमें यह बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी के बारे में। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। हालांकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है, इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में, इसका जो क्षेत्र है वह हमें याद रखना है। अगली बोली है मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर मारवाड़ी के नाम से यह बोली बोली जाती है। इसके जो क्षेत्र है जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्से। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है। तो मारवाड़ी में मीरा ने अपने पद लिखे हैं और रासो साहित्य में जो डिंगल भाषा है वह मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत आता है। अगली बोली है जयपुरी, इसका अन्य नाम ढूंढाड़ी भी है। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिगी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में ढूंढाड़ी, इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है। तो इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो जो क्षेत्र है जयपुर के आसपास का वहां पर इसे ढूंढाड़ी कहते हैं, और दूसरी जो इसकी एक शाखा है उसे हाड़ौती भी कहते हैं। और उसका क्षेत्र है झालावाड़, कोटा, बारा यानी कि हाड़ौती क्षेत्र है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जयपुरी बोली के अंतर्गत हमें इसका अन्य नाम हाड़ौती याद रखना है, और इसकी एक शाखा है इसका अन्य नाम ढूंढाड़ी है और इसकी एक शाखा है हाड़ौती। तो इन दोनों का क्षेत्र है वह हमें ध्यान रखना है। अगली बोली है मेवाती, उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में यह प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार आप ध्यान रखेंगे अलवर, भरतपुर, गुड़गांव व करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। तो अहिरवाटी किसकी मिश्रित बोली है? मेवाती की। और इस मेवाती बोली का नाम मेवाती किस प्रकार पड़ा? क्योंकि मेव जाति के द्वारा यह बोली जाती है और मेवात प्रदेश में बोली जाती है। अगली बोली है मालवी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी राजस्थान है वहां पर मालवा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में इसे मालवी बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र। यह मालवी का जो क्षेत्र है हमें यह ध्यान रखना है। राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले और शेष मध्य प्रदेश के जिले जो इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो मालवी है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगली बोली है भोजपुरी। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। भोजपुर क्षेत्र है और उसके आधार पर नाम पड़ा है भोजपुरी। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है। तो यह लोक साहित्य जो इसका है वो भोजपुरी का जो है अधिकांश प्राप्त होता है। किंतु हिंदी जगत के सितारे
भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि इन साहित्यकारों ने भोजपुरी में साहित्य नहीं लिखा, लेकिन ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगली बोली है मगही। बिहार के मगध प्रदेश में बोली जाती है, इस कारण इसका नाम मगही पड़ा है। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इसका क्षेत्र है पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। हालांकि तो ये जो मुख्य बातें आपको बता दी है। अगली बोली है मैथिली। यह मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहते हैं। तो मिथिला प्रदेश में बोली जाने के कारण इस बोली को मैथिली कहते हैं। इसका क्षेत्र है दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर व मुजफ्फरपुर। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। तो विद्यापति का संबंध मैथिली बोली से था। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, हरि मोहन झा तथा अरणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार है मैथिली के। अगली बोली है पश्चिमी पहाड़ी। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है और इसका क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला। और उससे आगे की बोली है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत दो बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है, इसी कारण नाम गढ़वाली पड़ा है। यह गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी। तो गढ़वाल में गढ़वाली और कुमाऊनी में कुमाऊं बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत इसी क्षेत्र से आते हैं, यानी कि मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा और रानी क्षेत्र आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन शीर्षक से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।